सबसे पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सर का नाम है डॉक्टर स्वप्निल चौधरी, जिन्होंने एमडी एमएस किया है चालुक्य में, जो अभी पुणे में मोसी करके एक जगह है जहाँ पे इन्होंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। और इन्होंने अपना खुद का सेटअप स्टार्ट किया है निमी नेत्रालय नाम से। बहुत लोगों को पता होगा, ये एक वेल नोन फेमस पोएट भी है सर। तो सर हम लोग को गाइड करेंगे कि चालुक्य में स्कोप क्या है, एक बीएमएस करने के बाद आदमी चालुक्य में क्या क्या कर सकता है, चालुक्य का जो ब्रांच है उसका मतलब उसका विजन मतलब कितना बड़ा, उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सर, हम लोग आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सर को एक बार इन्वाइट करता हूँ। नमस्ते सर, आपका मौर्य पब्लिकेशन में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा सर कि आपका आपके बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। सर का नमस्कार। जो स्टूडेंट यहाँ पे अभी ज्वाइन हुए सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर मुकेश मौर्य जो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए हर बार नई कुछ चीज लेके आते हैं जिससे सभी को बहुत फायदा होता है। ज्यादातर उनका जो फोकस है वो प्रैक्टिकल चीजों पे रहता है कि कॉलेज में हम तो थ्योरेटिकल बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हमें जो ढूंढना पड़ता है वो इजीली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। डॉक्टर मुकेश मौर्य सर, इन्होंने आज के ये प्रैक्टिकल टॉक में मुझे इनवाइट किया और आपसे ये आज का कम्युनिकेशन करने का जो चांस मिला है, इसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर मुकेश मौर्य इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर हम आज की इस इंटरव्यू या जो हमारा कम्युनिकेशन है इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चालुक्य ब्रांच है, अभी चालुक्य ब्रांच में हम लोग पढ़ते तो ईएनटी भी है और ऑप्थेल्म के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जब भी आपने बीएमएस कंप्लीट किया तो आपके मन में भी बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि मुझे आगे क्या करना है। फिर आपको किस तरीके से मतलब एक गाइडेंस मिला कि आपको आप चालुक्य ये ब्रांच ज्वाइन करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। देखो, जब हम बीए एमएस का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो फर्स्ट ईयर में हम कुछ सब्जेक्ट सीखते हैं, तब हमें लगता है कि एनाटॉमी बेस्ड है, फिजियोलॉजी बेस्ड है, फिर संहिता हमें अच्छा लगता है। हम सेकंड ईयर में जब जाते हैं तो रसशास्त्र वैशज्य हमें अच्छा लगता है, निदान अच्छा लगता है। मतलब जिस ईयर में हम पढ़ रहे हैं उस ईयर के सब्जेक्ट हमें अच्छे लगने लगते हैं। जैसे कि उसके बाद हम थर्ड ईयर में एंट्री करते हैं, हमें सभी क्लिनिकल सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में आते हैं, जैसे कि स्त्रीरोग और प्रसूति तंत्र है, शालाक्य तंत्र है, जैसे कि कौमार भृत्य है, जैसे कि शल्य तंत्र है शालाक्य के साथ में। तो ये सब क्लिनिकल सब्जेक्ट जब हमारे सिलेबस में आते हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक जिस ईयर में हम है उस ईयर के सब्जेक्ट हमें अच्छे लगने लग जाते हैं। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हो गए जो फर्स्ट ईयर में या लास्ट ईयर में ठहरा लेते हैं, मुझे इसी फील्ड में या इसी ब्रांच में आगे जाना है, पीजी करना है, एमडी करना है, एमएस करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि मार्क कैसे आते हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी सर ने जो सवाल पूछा है कि मेरे बारे में ये क्या हुआ, तो जब हम फाइनल ईयर में आए, शालाक्य सब्जेक्ट हमें आया, तब हमारे कुछ टीचर थे जो हमें शालाक्य के बारे में बताते थे। पहले तो जैसे आपके मन में अभी है वैसे ही सेम कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी था कि शालाक्य किया तो कौन सा प्रैक्टिस करते आता है ये पता नहीं था। आंखों का आई हॉस्पिटल हम स्टार्ट कर सकते हैं, ऑप्थेल्म करने के बाद तो सेटअप के लिए बहुत पैसा लगता है, ये सर्जरी हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। या बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दिमाग में ऐसी चीजें डाली थी कि आप अगर इसमें करते हैं तो आपको इसके लिए इस सर्जन को ही बुलाना पड़ता है, आपको अथॉरिटी नहीं है। कोई लोग कहते थे कि आप खाली ओपीडी ही कर सकते हैं। ये सभी सवाल हमारे मन में होने के बावजूद कुछ टीचर लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, जैसे कि आज मुकेश सर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो क्लियर होने के बाद मेरा इंटरेस्ट पहले से ही आंखों में ज्यादा था। मैं सर ने बोला जैसे कि पोएट हो, मैं बहुत सारे प्रोग्राम में भी घूमता हूँ, महाराष्ट्र भर कार्यक्रम करता हूँ, तो मुझे ऐसे ब्रांच में जाना था जिसमें इमरजेंसी ना हो, 24 आवर सर्विस आप अवेलेबल हो ही, ऐसा क्राइटेरिया ना हो। तो मैंने
जब सिलेक्शन देखे तो गायनेक एंड ऑप्स में आपको वहां पे उपलब्ध होना ही पड़ता है, जनरल मेडिसिन सर्जरी करते हैं तो उपलब्ध होना पड़ता है, मल्टी स्पेशलिटी ऑप शुरू करना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा कि ऑप्थेल्म ऐसा एक मेरे करियर के हिसाब से, मेरे करियर के जो पैरेलल लाइन में जा सकता है कि मेरे पर्सनल करिकुलर में, मेरे पर्सनल करियर के लिए वो हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए मेरे कुछ नजदीकी दोस्तों ने, फिर मुझे जो सीनियर थे उन्होंने गाइड किया कि ये अच्छा फील्ड है, जो आगे मैं बताऊंगा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, जो हमें गलत चीजें बताई जाती है, तो उसकी वजह से फिर मैंने शालाक्य तंत्र चुना। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद भी आप क्लिनिकल सब्जेक्ट लेने के बावजूद भी बहुत सारे लोग सिर्फ फिर एकेडमिक में एंट्री करते हैं कि हम प्रोफेसर ही बन जाएंगे, फिर ए प्रैक्टिकल टच छूट जाता है। तब उस टाइम पे आपको आपके जो गाइड होते हैं, आपके जो सर्जन होते हैं, उनकी बहुत मदद होती है, और उनके तरफ से जब आपको पॉजिटिव फीडबैक आता है, आप उनकी प्रैक्टिस देखते हैं, तब फिर आपका माइंड क्लियर हो जाता है। और फिर वैसा ही मेरा माइंड क्लियर होते गया, और फिर आगे मैंने अभी एंटर ये पूरा ऑप्थेल्म के फील्ड में या ऑप्थेल्म के प्रैक्टिकल ओपीडी में मैंने आईपीडी या सर्जरी में मैंने फिर अभी एंट्री किया। सर ने बहुत अच्छे से इसके ऊपर गाइडेंस किया है। जैसा कि मैंने पिछले सीरीज में बताया था कि ये जो पहला हमारा जो बीएमएस कंप्लीट होने के बाद जो हमारा जो पीरियड होता है वो एक डिस्कवरी का पीरियड होता है। हम लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या करना है हम लोगों को। सेम कंफ्यूजन सर के साथ में भी था। सर ने इसको बहुत अच्छे से रिजोल्व किया और चालुक्य ब्रांच चूज किया। सर अभी दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि इसमें हम लोग ऑप्थेल्म भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ईएनटी भी है अपने पास, तो फिर हमारा सिलेक्शन होना कौन सा चाहिए? दूसरा, और पेशेंट वाइज हम लोग का मतलब, जैसे अगर कोई पेशेंट अगर देखता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्थेल्म और ईएनटी, तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि एक ही डॉक्टर दोनों चीजें कैसे डॉक्टर हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन एक लोगों के मन में आता है, मतलब अगर आप लोग देखोगे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। फिर दूसरा कंफ्यूजन है कि हम लोग को अपना स्पेशलाइजेशन करना किसमें चाहिए। जैसे अगर मिला जुला के हम लोग एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट आएंगे कैसे, ऑप्थेल्म के ज्यादा आएंगे या फिर ईएनटी के आएंगे, तो इसका हमारा सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग जरा इस पे से बात करते हैं। देखो, अभी आयुर्वेद का जैसा बीएएमएस का हमारा ये जो करिकुलम है, इसमें प्रायोगिक इस पे थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि अभी मुकेश सर की बैच थी, तो पहली बैच थी जिनके लिए 4 साल का बीएएमएस था। उसके पहले जो बैच थी वहां पे 3 साल का बीएएमएस था। उसके बाद अभी पिछले साल से वापस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर शुरू हो चुका है। ऐसा ही प्रयोग एमयूएचएस ने शालाक्य ब्रांच के पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है। जैसा कि जब शालाक्य में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हुआ, तब शालाक्य नेत्र और शालाक्य दंत, मुख, कर्ण, नासा, ये 2 सब्जेक्ट थे। नेत्र मतलब ऑफ्थेल्मोलॉजी, आप आई रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, और कर्ण, नासा, दंत, मुख, ईएनटी एंड डेंटिस्ट्री, ओरल, ये एक अलग ब्रांच थी। समझे? शालाक्य में ऊर्ध्व चतुर्गत तो सब आता है, लेकिन ऊर्ध्व चतुर्गत में से आय नेत्र में आ गया और कर्ण, नासा, शिर ये अलग आ गया। फिर हमारे बैच के पहले पहले क्या हो गया कि शालाक्य पूरा एक हो गया, मतलब उसमें नेत्र भी आ गया फर्स्ट पेपर में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर में शिरो, नासा, कर्ण आ गया। तो अभी अगले साल से, मतलब इस साल से जो एडमिशन हो गए वो पुनः इस बेसिस पे होने वाले हैं कि नेत्र अलग और कर्ण, नासा, शिरो अलग। तो अभी मेनली कंफ्यूजन, जो नए बच्चे एडमिशन लेंगे उनको तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बीच की जो 5 बैचेस थी उनमें ही ये कंफ्यूजन था कि आप कौन सी प्रैक्टिस करें। तो बहुत सारे लोगों ने तो तब तो चुन लिया था कि फर्स्ट ईयर जिनको ऑप्थेल्म में इंटरेस्ट है वो आई रिलेटेड प्रैक्टिस करेगा, वही क्लिनिक ज्वाइन करेगा, वही ओपीडी अटेंड करेगा, वही सर्जरी अटेंड करेगा, और जिनको ईयर, नोज, थ्रोट में इंटरेस्ट है वो उस तरफ जाते थे, वही ओपीडी अटेंड करते थे, वही। एक्चुअली सिलेबस एग्जाम तो आपको सबको देना होता था, सब चीजों का देना होता था, लेकिन जिसका जैसा इंटरेस्ट है वहां पे जाते थे। लेकिन इस साल से मुकेश सर अभी वापस नेत्र और कर्ण, नासा, शिरो अलग अलग हो गए हैं। मतलब जब आप शालाक्य में एडमिशन लोगे तो आपको चुनना होगा, आपको नेत्र लेना है या ईएनटी लेना है। सर ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया है। अभी सर एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जैसे अगर हम लोग ऑप्थेल्म प्रैक्टिस करते हैं
अभी अगर हम लोग एक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो अभी लगभग सबको चश्मा लगा हुआ है। अभी मेरे को खुद भी है, आप देख सकते हो। अभी जितने व्यूअर्स हैं, अगर आप काउंटिंग करोगे तो उनको भी है, सर को भी है। तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो लगभग आई का प्रॉब्लम जो है वो सबको आने वाला है। जिस हिसाब से मोबाइल का कंजप्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन का कंजप्शन जो चालू है उस हिसाब से सबको आने वाला है। तो मेरे हिसाब से सर ने जिस हिसाब से बताया कि ऑप्थेल्मिक सबसे अच्छा ब्रांच होगा, पहला बात। दूसरा, सर ने बोला कि इसमें ज्यादा इमरजेंसी नहीं होगा, जैसे कि आपको अभी हम लोग का बाकी, जैसे भी मेरा हॉस्पिटल है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रात में उठ के आना पड़ता है। और सर का जो ब्रांच है एकदम रिलैक्स है। एक ओपीडी का टाइमिंग है, उसी टाइम पे जाना है। उसके बाद मतलब उतना भागदौड़ नहीं रहेगा इसमें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा ब्रांच हो सकता है। सर मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग जैसे भी एक तो हम लोग एक आंख का जो नंबर है हम लोग निकालते हैं। दूसरा हम लोग सर इसमें हम लोग सर्जरी कौन कौन सा कर सकते हैं? जैसे इसको लेके भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है बीच में। जैसे कोविड के टाइम पे मैंने पिछले बार भी बताया था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे सर्जरी हम लोग अलाउ किए हैं। तो सर थोड़ा सा गाइड कीजिए कि हम लोग कौन कौन सा सर्जरी कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग सर का ओपीडी भी देखेंगे, सर का ओपीडी का सेटअप कैसा है, तो जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हमको ओपीडी स्टार्ट कैसे करना है। तो सर थोड़ा सा इस पे गाइड कीजिए। देखिए, हमारा जो डिग्री है उसको लेके बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम कि ये प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इनको ये अलाउड है या नहीं है। बहुत सारे लोग आपको पहले तो डरा देते हैं, आपको बहुत सारे लोग चिढ़ाते हैं कि आप चूर्ण वाले डॉक्टर हो, आप जड़ी बूटी वाले डॉक्टर हो। तो देखो, हमारा डिग्री BA-MS है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा। हम आयुर्वेदा के बैचलर है, जिसमें हम मॉडर्न साइंस के साथ पास होते हैं, ठीक है। मतलब हमारा पोर्शन, सिलेबस, एग्जाम सब 50-50% है। तो पहले सबसे मन में हमारे दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि हम एक ही शास्त्र के, आयुर्वेद शास्त्र के हम स्टूडेंट है, लेकिन हमने मॉडर्न साइंस का भी पढ़ाई किया है, अच्छे से किया है, तभी पास हुए हैं। उसके बाद हम जब शालाक्य में एंट्री करते हैं, शालाक्य फर्स्ट ईयर में हमें पूरा एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। उसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हमें सब सर्जरीज है। सर्जरीज बाय हैंड है, प्रैक्टिकल है। जब आप कॉलेज में एंट्री करते हो, कॉलेज में लेक्चर करते हो, थेरोटिकल नॉलेज आप मॉडर्न का सीखते हो, और आप थेरोटिकल नॉलेज जो आयुर्वेदा में 700, 800, 1000, 2000, 3000 साल पहले आंखों के बारे में बता चुके हैं। जो मेरे हॉस्पिटल का नाम है निमि, आपने देखा होगा आचार्य निमि, जो शालाक्य तंत्र के जनक है। निमि तंत्र, निमि संहिता आपने पढ़ी होगी, जिन्होंने अभी जब सब कंजंक्टाइवल हिमरेज हो जाता है आपके आंखों में, कंजंक्टाइवा के नीचे जब कोई हिमरेज होता है, आंख लाल होकर आपके पास आती है, तो ये तो अर्जुन बताया हुआ है, समझे। मोतियाबिंद, आज का कैटरैक्ट, आयुर्वेद में बताया हुआ है। लेकिन जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके जो नए इन्वेंशन हुए, ये इन्वेंशन फिर अभी मॉडर्न साइंस में यूज किए जा रहे हैं, समझे। तब संज्ञाहरण था कि ताड़पत्र यहां पे करना है, नीचे गिराना है, भूल में चला गया आदमी, सर्जरी करना है। अब तो नए केमिकल हमने ढूंढे हैं जो किसी एक पैथी के ऑथोरिटी नहीं है कि लिग्नोकेन इन्होंने यूज करना है। लिग्नोकेन इज अ केमिकल ड्रग, जिसका लिग्नोकेन का नॉलेज है वो उसको यूज कर सकता है। वैसे ही हमें महाराष्ट्र नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट का एक GR मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, जो आपको मैं अभी GR दिखाने जा रहा हूं। ये भारत का राजपत्र है, इंडियन गवर्नमेंट का जो GR निकलता है गवर्नमेंट का, उसका इसकी डेट है 2020 नवंबर। और इसमें शालाक्य वाला जो स्टूडेंट पास आउट होता है वो कौन कौन से सर्जरी कर सकता है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें है, जो मैं आपको थोड़ा रॉली पढ़ के दिखाता हूं। सबसे पहले होती है मोतियाबिंद की सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी। यस, यू कैटरैक्ट सर्जरी आप बिन दिक्कत कर सकते हो, फेको कर सकते हो, SICS कर सकते हो, आप टेरिलियम सर्जरी कर सकते हो, आप चेलिजियन सर्जरी कर सकते हो, आप स्क्वीन की सर्जरी कर सकते हो, आप टॉसिस सर्जरी कर सकते हो। आप जो जो आपको सिखाया जा रहा है एंटीरियर सेगमेंट, आप पेट्रोरेटाइनल या रेटाइना में नहीं जा सकते, उसके लिए सुपर स्पेशलाइजेशन लगता है। वो सुपर स्पेशलाइजेशन अब तक हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है MHS की तरफ से। लेकिन एंटीरियर सेगमेंट की सब डिसीज ऑफ आईलिड की जो सभी सर्जरी है हम कर सकते हैं, कंजंक्टिवा की सभी सर्जरी हम कर सकते हैं, लेंस के बारे में जितना है ACIOL है, PCIOL है, ICL है, ये सभी सर्जरीज हम कर सकते हैं, समझे। इसके बाद अगर आप सर शाला थोड़ा सा उसको सीधा कर दिए, दिख नहीं रहा
वो थोड़ा उल्टा दिख रहा है स्क्रीन पे। थोड़ा सा नजदीक लाएंगे तो स्टूडेंट्स उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, या फिर मैं इसको अवेलेबल करवा दूंगा, इसका जो भी स्क्रीनशॉट रहेगा मैं ग्रुप पे पेज पे डाल दूंगा, वहां से लोग कलेक्ट कर लेंगे। सर कंटिन्यू कीजिए, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके इसलिए दिखाया क्योंकि आपके साथ गवर्नमेंट है, आप ये बातें जो है हवा में नहीं कर रहे हैं। अभी मेरी खुद की होती है, यहाँ पे सर्जरी सब होती है, कैटरेक्ट की सर्जरी बहुत ज्यादा तौर पे यहाँ पे होते हैं। आप अगर अच्छे गाइड के हाथ के नीचे अच्छे से सर्जरी आप प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे सर्जिकल प्रैक्टिस आप करते हैं, तो आपको ये सर्जरी अच्छे से करते 100% आती है। बहुत सारे लोग अभी मैंने जो देखे हैं बीए एमएस एमएस शालाक्य, जो बहुत सारे एमबीबीएस एमएस ऑप्थेल्म लोगों के हॉस्पिटल में जाके सर्जरी करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर एमबीबीएस भी हो, एमएस भी हो, ऑप्थेल्म भी हो, तो बीएमएस एमएस ऐसे निष्णात डॉक्टर है, ऐसे फाइन सर्जन है कि उनको बुलाते हैं गेस्ट सर्जन के तौर पर। तो आपके दिमाग में अगर होगा कि हमें सर्जरी करने का यहाँ पे अधिकार है कि नहीं, तो 100% है। आपकी डिग्री आप बिन दिक्कत आपके हॉस्पिटल के बाहर लगाओ और प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है, आपको ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपको ये तौर पे वहां पे पूर्तता करनी होगी, तो वो सब आपको करना होता है। एक बार आपको बॉम्बे नर्सिंग सर्टिफिकेट इशू हो गया तो आप बिन दिक्कत ऑपरेशन, ओपीडी सभी चीजें करवा सकते हो। और बहुत सारे लोग अभी जैसे पुणे में भी है जो शुद्ध आयुर्वेद नेत्र की भी प्रैक्टिस करते हैं, शुद्ध आयुर्वेद कर्ण की प्रैक्टिस करते हैं, और सिर्फ शुद्ध आयुर्वेद मुख रोग की प्रैक्टिस करते हैं। वो भी बहुत सक्सेस तौर पर अभी बहुत सारे वैद्य हमें पुणे, नगर, औरंगाबाद, मुंबई में भी देखने को मिलते हैं, नागपुर में है, जो नेत्रांजन की प्रैक्टिस करते हैं, बिडालक की प्रैक्टिस करते हैं, तर्पण की प्रैक्टिस करते हैं, और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। जो मॉडर्न साइंस में अभी इस पर चिकित्सा नहीं हो सकती, ऐसे वेट्रोरेटाइनॉल जो रेटिनोपैथी के पेशेंट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट है, ऑप्टिक एट्रोपी के पेशेंट है, ऐसे पेशेंट जो केराटोकोनस के पेशेंट है, कॉर्निया कोनिकल होता है, ऐसे पेशेंट रिवर्स होते हुए हमने देखे हैं आयुर्वेद वैद्य जो नेत्र की प्रैक्टिस करते हैं उनके तरफ। तो आप इसमें पीजी करने के बाद मॉडर्न साइंस की एंटीरियर सेगमेंट की सभी सर्जरी कर सकते हो, मोतियाबिंद की सर्जरी, पर्दे की सर्जरी, चेलेजियन की सर्जरी, स्टाई की सर्जरी, जो हो गए ये सभी सर्जरी आप करवा सकते हो। इसकी परमिशन आपको अथॉरिटी दी है। तो इसके ऊपर सर ने बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन दिया है, वो भी एकदम एक प्रूफ के साथ में दिया है कि गवर्नमेंट का हमारे पास दस्तावेज है, मतलब एक पेपर है जिसमें हमारा जो साइंस है इसको सपोर्ट भी कर रहा है, जैसे कि सर ने अभी बताया। इसका जो डिटेल है मैं ये जो पेज है हमारा बीएमएस पेज, इस पे मैं शेयर कर दूंगा। ये हो गया पहला बात। दूसरा, सर्जरी का जो स्पेक्ट्रम है सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि हम लोग एंटीरियर सेगमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि हमारे महाराष्ट्र में वो या फिर इंडिया में जितना भी कॉलेज है, वहां पे जो सर्जरी का जो प्रमाण है उतना ज्यादा नहीं होता है, जो कि एक फैक्ट है कॉलेज के अंदर। तो फिर हम लोग सीखेंगे कहाँ सर्जरी? तो हम लोग को परमिशन मिल गया है, मगर सीखना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी हम लोग सीखेंगे कहाँ से। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि सर आपने कहाँ से सीखा, और जो हमारे स्टूडेंट्स है ये कहाँ से सीख सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर गाइड दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज यहाँ पे सीट है मगर उतने नंबर ऑफ पेशेंट नहीं है, तो स्टूडेंट्स का जो हैंड है उतना अच्छे से उनको फ्री हैंड नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो 3 साल हम लोग खाली सर्जरी देखने के लिए तो नहीं गए, हमको आना भी चाहिए। तो इसके ऊपर सर थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखो, जब हम पीजी में एडमिशन करते हैं, सभी को गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल सकता। गवर्नमेंट कॉलेज अभी 4 ही हैं, उसमें से भी उस्मानाबाद जो गवर्नमेंट है उसमें तो शालाक्य की सीट नहीं है। नागपुर में कुछ सीटें शालाक्य की, पोद्दार में है, और नागपुर पोद्दार ये 2 जगह पे है, और एक गवर्नमेंट कॉलेज है कोई तो वहां पे है। बाकी सेमी गवर्नमेंट टीयर कॉलेज है पुणे में, वहां पे है, और श्री आयुर्वेद है वहां पर है। लेकिन अभी होता प्रॉब्लम क्या है, जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट एडमिशन लेता है, फर्स्ट ईयर सिनॉप्सिस करने के बाद वो कोई ओपीडी ज्वाइन करता है। ओपीडी ज्वाइन करने के बाद उसको खुद अपने जहाँ पे कॉलेज पे वो पढ़ रहा है वहां सर्जरी देखने को कभी कभार मिलती है। ये दुर्दैव की बात है कि हमारे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में अभी पेशेंट नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से
बहुत सारे बच्चों को पेशेंट देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर अभी तो इसके ऊपर हमें सोल्यूशन निकालना होगा। तो बहुत सारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बाद आपको थोड़ी छूट मिल जाती है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद थोड़ा सा 2 दिन ओपीडी को अटेंड किए गाइड के, 2 दिन बाद आप जा सकते हो। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आपको बाहर जाने को मिलता है। अभी ये थोड़ा लाइव पे मैं मुश्किल से सभी नहीं बोल सकता कि कहाँ पे मिलता है कहाँ पे नहीं मिलता है। ये थोड़ा प्राइवेट अब मैसेज करेंगे तो मैसेज पे मैं बताऊंगा। लेकिन जब आपका डिग्री पूरा हो जाए, आपके कॉलेज में आपको मिल गया, सर्जिकल हैंड थोड़ा मिल गया, तो अच्छा है। लेकिन नहीं मिला तो आपको पास आउट होने के बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, चैरिटेबल हॉस्पिटल बहुत सारे हैं जहां पे डॉक्टरों की जरूरत होती है और उनको सीखने भी मिलता है। बहुत सारे इसके लिए कोर्सेज भी है, जैसे कि गोडसाई का एक कोर्स नागपुर में होता है। कुछ तो उसकी फीस है 25, 30, 40 हजार रुपए। वहां पे आपको रोज 1 महीना गोडसाई मतलब बकरी की आंख पे सर्जिकल एक्सपीरियंस लिया जाता है। जैसे कि योग्य, हमारे योग्य विधि बताया ना आयुर्वेदा में कि सर्जरी ऑन ह्यूमन करने से पहले आप उसकी प्रैक्टिस कहीं तो भी करिए। तो जो डेड बकरे हैं उसके आंख निकाले जाते हैं, गोडसाई निकाले जाते हैं और उसके ऊपर कैटरेक्ट परफॉर्म किया जाता है। उसे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम बोलते हैं, वेट लैब उसे बोलते हैं। तो ये वेट लैब पे आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं शुरुआती दिनों में। उसके बाद आपको पेशेंट मिल जाएंगे एक एक स्टेप, जैसे कि बहुत सारे वैद्य फिर बहुत सारे सर्जन आपको कोई फिर पहले ब्लॉक देगा, रेट्रोबल्बर पेरिबल्बर ब्लॉक आपको देने को कहते हैं, फिर एक इंसिजन लेने को कहते हैं, फिर एंट्री हो सकती है, समझे। तो एक एक स्टेप आप आगे आगे जा सकते हो। नारायणगांव एक बहुत बड़ा यहाँ पे सेंटर है। हर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे अभी लायंस और रोटरी का चैरिटेबल हॉस्पिटल होता है आंखों का। बहुत सारे 36 आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, मुझे लगता है 20 डिस्ट्रिक्ट में तो है ही। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल है जहाँ पे आप अगर जाते हैं, बैठते हैं, डेडिकेशन से 1 साल ओपीडी देखते हैं, तो 1 साल बाद आपको सर्जरी मिलता ही मिलता है। और 1-2 साल थोड़ा डेडिकेशन देने के बाद आप वहां पे बेसिक सब सर्जरी करने लग जाते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा परफॉर्मेंस वहां पे दिखाते हो, आपको सीनियर जो सर्जन है वहां पर कैसे मिलते हैं। अभी तो मैं, मेरे भाई का एक हॉस्पिटल था, वहां पे मैं ज्वाइन किया, फिर वहां पे धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप सर्जरी वहां पे सीखा। तो SICS वहां पे मैंने सीखने के बाद फिर खुद का हॉस्पिटल अभी शुरू किया है। तो वहां पे अभी फेको के लिए तो फेको सर्जन, गेस्ट सर्जन जो BAMS MS शालाक्य ही है वही आते हैं और उनके ट्रेनिंग के अंदर मैं भी वहां पे सीख रहा हूँ। सर ने बहुत अच्छा गाइड किया। एक इसके ऊपर एक समरी में सर ने जैसे बोला है कि जैसे भी हम लोग कोई भी कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को अपने आजू बाजू जो देख लेना चाहिए कि वहां पे कौन सा ऐसा मतलब ट्रस्ट का हॉस्पिटल, जैसे रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, अगर वो होगा तो वहां पे जाके हम लोग को अप्रोच करना चाहिए। तो वहां पे हम लोग को जो सर्जिकल हैंड है वहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है जहां से सर ने अपना नॉलेज गेन किया था। ये सब चीज हम लोग इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आप लोगों को एक आइडिया है, आप लोग के मन में जो शंका है ये फील्ड को लेके कि इसमें ये चीज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब क्लियर होगा। सर का जो हॉस्पिटल है निम्बी नेत्रालय, ये पुणे में है, मोसी करके एक जगह है, वहां पे गूगल पे आप लोग सर्च करोगे मिल जाएगा। अगर किसी को और ज्यादा डिटेल में जानना है तो जाके सर से मिल भी सकता है, किसी को अगर प्रैक्टिस करना है तो सर से जाके एक बार मिल भी सकता है। ये हो गया एक बात। सर दूसरा मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी ऑप्थेल में हमारा जो प्रैक्टिस है, एक ओपीडी बोलेंगे तो ओपीडी बेसिस पे तो हम लोग कर सकते हैं, मगर जो सर्जरी परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा मशीन लगता है। अब ये जो मशीन का जो कॉस्टिंग है, एक अगर मेरे को एक ऑप्थेल का अगर सेटअप स्टार्ट करना है पूरा, तो इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है? और जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट है उनके पास अगर उतना फाइनेंशियल मतलब उतना ज्यादा पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्कीम है जहां से हम लोग लोन ले सकते हैं या फिर पैसा ले सकते हैं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर सर थोड़ा सा बताइए। ठीक है। तो जब आप कोई भी पास आउट होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आप जब ओपीडी, हॉस्पिटल, ओटी जब स्टार्ट करते हो तो कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपको लेने की जरूरत होती है। जैसे कि मैं आपको अभी कैमरे में दिखा सकता हूँ एक चेयर यूनिट जो आपको ये लेना पड़ता है। ये एटो रिफ्रैक्टोमीटर होता है जहाँ पे हम रिफ्रैक्शन करते
ऐड होता है तो K1 K2 कॉर्निया का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेजरमेंट होता है, ये स्लिट लैंप होता है, ये उसकी स्क्रीन है, ये विजन चार्ट है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको लेनी होती है। ये अगर आप लेते हो तो बेसिक आपका ओपीडी तो शुरू हो जाता है। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर, ये आप अगर प्लान करते हो तुरंत ही, तो फिर आपको उसके लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत है। फिर सर्जरी के लिए जो बेसिक सब लगता है, ऑटोक्लेव है, ड्रम्स है, जो बाकी सब बेसिक मतलब एवरी ओटी में जो लगने वाली चीजें इसेंशियल है, ट्रॉली है, जो बेसिक सब लगता है वैसा। लेकिन उसमें सबसे महंगा जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो चीज होती है माइक्रोस्कोप। अभी उसका एक फिक्स हम आंकड़ा तो नहीं बता सकते क्योंकि हर कंपनी का जो परचेसिंग रेट है वो अलग अलग है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिसको कोई हेल्प नहीं है वो बच्चा भी इसमें, वो डॉक्टर भी इसमें अगर पीजी करता है, जिसमें उसने सर्जरी अच्छे से सीख लिया, ओपीडी का सेटअप शुरू करना है, तो बेसिक उसको जो मिनिमम पैसे लगेंगे वो पैसा, अगर उसका प्लान रेडी है तो उसको बहुत सारे लोन देने के लिए बैंक भी रेडी होते हैं, डॉक्टर लोन मिलता है। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम भी है जैसे कि सारथी है, भारती है, इसमें से जिसमें कम ब्याज हो, इंटरेस्ट रेट कम होने वाले बहुत सारे स्कीम है जो उद्योग के लिए आपको हेल्प करते हैं। आपके नए कोई बिजनेस है, एक हॉस्पिटल में एक बिजनेस में ही आता है, तो उसके लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम आपको हेल्प करते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि और जो कंपनियां हैं इंस्ट्रूमेंट देने वाली, वो भी आपको हेल्प करती है कि आपको वो विदाउट इंटरेस्ट आपको वो ईएमआई उसके प्रोवाइड करती है। और आप आपके ओपीडी में, पहले आपने फर्स्ट ईयर में ओपीडी का सेटअप किया और ओपीडी के जो इंस्ट्रूमेंट है मिनिमम जो 7, 8, 5, 6 लाख में आप 1 लाख में भी आप कर सकते हो, सेकंड हैंड लिए तो 2 लाख में भी कर सकते हो, 3 लाख में, 10 लाख, 12 लाख में भी कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपने नॉलेज ले लिया और आप ओपीडी अब डाल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप डाल सकते हो, थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा किसी से पैसा लेना पड़ेगा, थोड़ा लोन करना पड़ेगा, थोड़ा किसी स्कीम से आना पड़ेगा पैसा, कहीं पे जॉब करना पड़ेगा, लेकिन आप शुरू कर सकते हो। 1 साल के अंदर आप उसका पूरा ईएमआई चुका सकते हो। इतनी अच्छी प्रैक्टिस ऑप्टल में आपकी हो सकती है। ये मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ। अभी मुझे हॉस्पिटल डाल के 1 साल ही हुआ है और अच्छे से इनमें पेशेंट आपको रिस्पेक्ट भी देता है, पैसे भी देता है। और ये प्रैक्टिस ऐसी एक प्रैक्टिस है जहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, जब फॉरेन बॉडी का कोई पेशेंट आपके पास आएगा, उसके आंख में कोई वेल्डिंग का बर चला गया है, अनबियरेबल पेन है, और आपके पास आने के बाद 1 सेकंड में उसका पेन 0 हो जाता है, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट, आशीर्वाद सब देके जाता है, पैसे देके जाता है। यही होता है सिर्फ कैटरैक्ट के सामने। आपके ओपीडी में, ओटी में आने वाला न दिखने वाला व्यक्ति वापस जाते वक्त रोशनी लेके, दृष्टि लेके जाता है, तो आपको बहुत सारे वो ब्लेसिंग देके जाता है, पैसे भी देके जाता है, इसमें आपको रिस्पेक्ट भी देके जाता है और आपकी माउथ की पब्लिसिटी भी करके जाता है। तो एक अच्छी ब्रांच है जिसमें आप रिलैक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा डेडिकेशन देना होता है, थोड़ी अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखा तो बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं। आपका सर्जिकल हैंड स्किल अच्छा हो गया तो आपको बहुत सारे हॉस्पिटल में एज अ गेस्ट सर्जन भी बुलाते हैं। सर ने बहुत अच्छा गाइड किया है। एक बीएमए स्टूडेंट के मन में हमेशा एक डाउट ये रहता है कि हमारे घर में कोई ऐसा डॉक्टर है नहीं, और इतना बड़ा सेटअप स्टार्ट करना मतलब ये एक छोटा मोटा चीज नहीं है। सर उसके एक एग्जांपल भी है, इनके घर में भी मेरे ख्याल से शायद कोई डॉक्टर नहीं है, और सर एक ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डॉक्टर है जिन्होंने बीएमएस करने के बाद एमएस भी किया और खुद के दम पे मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि इन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया है। कंप्लीशन होने के बाद, सर का जैसे कंप्लीशन हुआ उसके बाद 1 साल का इनका वेटिंग पीरियड था, इन्होंने बहुत जगह जा जाके सीखा है सर्जरी, जैसे कि उन्होंने बताया रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, फिर शायद सर एमपी में जबलपुर में भी गए थे, वहां पे भी जाके इन्होंने सीखा। और अब इतना सीखने के बाद सर को जब कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग कर सकते हैं, तो सर ने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो जो लोग फर्स्ट जनरेशन वैद्य हैं या फिर फर्स्ट जनरेशन जो डॉक्टर्स हैं जो ये सोचते हैं कि इतना बड़ा सेटअप करना पॉसिबल है कि नहीं है, उसका सर एक एग्जाम्पल है, ये चीज किया जा सकता है। तो ये एक चीज हो गया सर। दूसरा सर, कोई भी हम लोग सेटअप स्टार्ट करते हैं या फिर हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं, कोई भी सेटअप के लिए हमारे पास ना पेशेंट आना चाहिए।
ये हर लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट आएगा कैसे। तो आपने मतलब ऐसा क्या क्या आपका टेक्निक था जिसकी वजह से पेशेंट आया? आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा था? पेशेंट को लाने के लिए आपने कोई ऐसा स्कीम रखा था? जैसे अभी ऑप्टन का प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा ग्लासेस होता है, चश्मा होता है, उसके ऊपर हम लोग कुछ स्कीम रखते हैं। तो आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपके पास जो पेशेंट है बहुत जल्दी आया? इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। देखो, ये ऑप्थेल्मी नहीं, सभी फील्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कि कोई भी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, हॉस्पिटल में हो, कोई भी चीज के लिए सबसे पहले तो आपको पहला पेशेंस रखना है। पेशेंट आपके पास आते हैं, आपके पास नॉलेज है, पहला पेशेंट आने तक आपको खाली वेट करना है। एक बार एक पेशेंट आपके पास आ जाता है, एक बार आपके पास केस आ जाता है, एक सर्जरी आपके हाथ से निकलता है, तो ये 5% तो लाता ही लाता है। अभी इसमें थोड़ा मार्केटिंग का पार्ट होता है, जिसमें हम कितना उतरे ये हमारे ऊपर है। लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहां पे डॉक्टर पहुंच नहीं पाते। वहां पे अगर आप फ्री आई चेकअप कैंप लेते हो, किसी दवाई या कंपनी के साथ में आप वहां पे कोलैब करके उनके लिए कोई लेक्चर्स रखवाते हो, कोई ऑप्टिकल के साथ कोलैब करके आप वहां पे उनके कैटरेक्ट चेकअप फ्री में करवा देते हो, तो आपके पास पेशेंट आने से पहले आप पेशेंट के पास पहुंच जाते हो। आप दिन भर ओपीडी में बैठेंगे तो एक पेशेंट आपके पास आएगा, लेकिन एक लेक्चर, एक कैंप आप करवाते हो तो 100 पेशेंट के अंदर आप चले जाते हो। और ऐसे तो सब लोग करते हैं, फिर डिफरेंस क्या रहेगा आप में? लेकिन आप उनका डाटा लेके उनसे हर एक से बात करते हो, उनका ऑप्थेल, आपने बीएमएस तो किया है, हमें जनरल सभी हेल्थ का तो आइडिया होता है, तो उनसे बातें करवाते करवाते उनको क्या तकलीफ है, उनको फ्री का गाइडेंस अगर मिल रहा है, ठीक है, तो उनको वो गाइडेंस के तहत हम हमारा पेशेंट बना सकते हैं। इसमें कोई झोल झाल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन हमारी प्योरिटी, हमारे साइंस, हमारा जो शास्त्र है उसमें हमने बोला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। ऐसा नहीं है कि बीमार आदमी ही हमारे पास आए, कैंप में सब बीमार ही आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य के रक्षण के लिए भी क्या करना है। बहुत सारे पेशेंट को आपकी आंख अच्छी है और अच्छी रहने के लिए क्या कर सकते हो, आपकी हेल्थ अच्छी है और अच्छी रहने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये एक फंडा हो गया जिसे हम बोलेंगे कि ये फंडा बोलने से है कि हमारी ये कर्तव्य है। तो इसके तहत अगर आप स्टार्टिंग से ही जाते हो, जो बाद में भी उतने फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, लेकिन महीने में पहले आप हफ्ते में एक बार करोगे, बाद में महीने में एक बार, बाद में 3 महीने में एक बार, बाद में 6 महीने में एक बार, लेकिन ये करते रहना चाहिए। जब हम पे बैक टू सोसाइटी जाएंगे, सोसाइटी के अंदर हम घुसेंगे, तो सोसाइटी से पेशेंट हमारी तरफ आने वाला है। हर पेशेंट एक अच्छा डॉक्टर ढूंढते रहता है, और एक बार अगर उसको अच्छा डॉक्टर मिल गया फिर वो दूसरी जगह नहीं जाता। सिर्फ हमें इंतजार करना होता है वो हमारे पास आने तक, और उसको ये फील होना चाहिए कि ये हम वही डॉक्टर है जो आप ढूंढ रहे थे। और आपका एक बार पेशेंट किसी दूसरे डॉक्टर के पास आप अवेलेबल होते हुए नहीं जा रहा है, मतलब वो आपका पेशेंट है, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर और आपके रिजल्ट के ऊपर आता है, और वो 10 पेशेंट लेके आता है। ये सिंपल है, ये तो आप हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर सर ने बहुत अच्छा इसके ऊपर बताया। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक सेटअप स्टार्ट किया है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। अभी पता चलने के लिए हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अपने पास सोशल मीडिया है, जैसे कि मैंने पिछले अपने सीरीज में बताया था, सर ने जैसे बताया कि हम लोग कैंप ले सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा चीज है। कैंप लेने से, फ्री में जब कैंप लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है, और इसमें कैंप लेने में ऐसा कोई खास हमारा इन्वेस्टमेंट जाता नहीं है। हम लोग को आई चेकअप करना है, बाकी वहां से हम लोग अपने क्लिनिक में पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। सर एक बात ये हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे लिए कोई मतलब ऐसा स्कोप है? अगर हम लोग ऑप्शन कर लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब क्या स्कोप है हमारे लिए, क्या कर सकते हैं हम लोग? गवर्नमेंट जैसे जॉब्स हो गया और बीएमएस और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कोप है। जैसे कि अभी जो नई जगह निकले थे जिसका अभी एग्जाम होने वाला है, उसमें अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो तो आपको तो प्रायोरिटी मिलने ही वाली है, ठीक है। उसमें जैसे कि अभी हर एक जिले में आयुष का सेंटर खुलने वाला है, वहीं पे तो सब एक ब्रांच का एक एक मेडिकल ऑफिसर रहने वाला है। वो तो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है
लेकिन अभी फिलहाल आप मेडिकल ऑफिसर्स की जगह जो निकली है वहां पे MS चालक के अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको जिला जो आपका वहां का रुग्णालय है, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल है, वहां पे भी और उसके जो सब सेंटर्स होते हैं वहां पे अच्छे से प्लेसमेंट आपको मिल सकती है। दूसरा, आप अगर उसके साथ कोई MPH वगैरह कोर्स कर सकते किया हो तो अभी हमारे गवर्नमेंट के जो नेशनल ब्लाइंड प्रोग्राम है, दृष्टि सुधार योजना है, कर्ण बाधिल्य मुक्त समाज, ऐसे कोई योजना है। तो इस जो नए नए लॉन्च करता है गवर्नमेंट, उसमें आपके लिए भी एक एक जगह होती है, लेकिन ये बहुत रेयर है, लेकिन आप उसमें जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमको वहां पे एंट्री नहीं है। ये एक बात हो गया सर। दूसरा सर मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि हमारे लिए जो हमारा जो प्रैक्टिस है इसमें लिमिटेशन है, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन में नहीं जा सकते। जैसे कि आपने बताया कि हम लोग खाली जो इंटीरियर पार्ट है उसी पे काम कर सकते हैं। अब हम लोगों ने सेटअप स्टार्ट किया है, धीरे धीरे अगर हम लोग को बहुत बड़े बड़े जो सर्जरी है, ठीक है, अगर वो परफॉर्म करना है, जो रेटिना पे जो रेटिना के जो सर्जरी हो गया, ये सब परफॉर्म करना है, तो ये अगर करना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर? जैसे कि हम लोग बहुत जगह देखें कि जैसे एक बार हम लोगों ने सेटअप स्टार्ट कर दिया, अपने पास बहुत बड़ा अगर OT है, सब इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, तो हम लोग बाहर से भी डॉक्टर्स को बुलाते हैं। तो ये चीज हम लोग किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं सर? थोड़ा सा इस पे बताइए। इसमें देखो, कुछ हमारी स्ट्रांग पॉइंट है, वैसे हमारे कुछ लिमिटेशंस भी है। तो ये लिमिटेशंस हमने पहले तो समझ लेने चाहिए कि हमारे शास्त्र ने हमें जहां तक अधिकार दिया है हमारी चिकित्सा वहां तक हम कर सकते हैं हमारे पदवी के अनुसार। मॉडर्न साइंस में भी हमें सुपर स्पेशलाइजेशन अभी तक नहीं मिला है, हमें पोस्ट ग्रेजुएशन तक पदवी मिलती है। तो वहां तक हमने एंटीरियर सेगमेंट में सभी सर्जरी तो परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर पोस्टीरियर सेगमेंट में जाना है तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन सब तरीके से आप करवा सकते हो, लेकिन सर्जरी के लिए अभी तक तो हमें परमिशंस नहीं है। इसमें जिसने मास्टर्स किया है, जिसने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है, जैसा कि कॉर्निया सर्जन होते हैं, कॉर्निया रेटाइनल सर्जन होते हैं, जैसे कि मेट्रो रेटाइनल सर्जन होते हैं, ये पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये जो अभी सुपर स्पेशलाइजेशन है ये हमारे लिए नहीं है, ये हमने स्वीकार करना चाहिए, और उसके लिए हम कोलैबोरेट कर सकते हैं सुपर स्पेशलिटी किए हुए सर्जन के साथ। उनके साथ हम कोलैबोरेट करके, हम इन्वेस्टिगेशन करके उनके अंडर ये सब सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होती है। जो ज्यादातर समाज में निकलने वाले डिसीजेस है उसकी सभी की ऑथोरिटी हमें मिली है। अभी सर ने जैसे बताया, एक तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारा जब लिमिटेशन आ जाता है तो लिमिटेशन को हम लोग को अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए हम लोग को कोलैबोरेट कर लेना चाहिए। ये एक तो बहुत अच्छी बात है सर। दूसरा चीज ऐसा आता है, बहुत लोगों के मन में ऐसा भी आता है कि अगर हम लोग ने BMS करके MS किया है, ठीक है, और MS में हम लोग ने ऑप्थेल्मी ब्रांच हम लोग ने चूज किया है, तो क्या हमारे पास मतलब अगर बाजू में कोई MBBS MS ऑप्थेल्म है तो उनके कंपेयर में और हमारे कंपेयर में पेशेंट का फ्लो कहां पे होगा? ये कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पेशेंट हमारे पास आए? या फिर ये प्रॉब्लम आपको भी फेस करने को मिला होगा, तो आपने इसको किस तरीके से टैकल किया है? इसमें तो सबसे पहले आपकी कंपटीशन कोई दूसरे डॉक्टर से नहीं है। रियली मानो तो आपने जो पूछा कि ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप अच्छे से हेल्थ सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप अवेलेबल वहां पे नहीं हो, अगर आपके हाथों से कुछ गलतियां हो रही है, अगर आपके हाथों से रिजल्ट वहां पे पेशेंट को नहीं दिख रहा है, तो ही पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। आउट ऑफ 100% 95% लोग तो आपके पास आपका बोलना, आपका रिजल्ट देख के ही आने वाले हैं। 5% लोग हैं जो आपको ढूंढेंगे, आपका डिग्री देखेंगे, आप में किसने क्या है, फिर आपको कम समझेंगे, बोल के भी दिखाएंगे। ये 2-3-5% लोग होते हैं, लेकिन 95% जो क्राउड है, जो हेल्थ सर्विस के लिए आपके पास आता है, अगर आप उसके लिए अवेलेबल हो, उसको अच्छी हेल्थ सर्विस दे रहे हो, उसको अभी मुझे मेरे बारे में एक बताना अच्छा लगेगा कि जब पेशेंट आता है तो जाते वक्त ये बोल जाता है कि सर आज तक ये किसी ने बताया ही नहीं था। तो आप पेशेंट को उसको क्या हुआ है, वो क्यों हुआ है, और वो उसका सॉल्यूशन क्या है, जब अच्छी तरह से बोलते हो, बताते हो, तो वो पेशेंट
आपके लिमिटेशंस क्या है, आपको कहाँ तक हक है, ये नहीं देखता। वो देखता है हमें इनसे रिजल्ट मिल रहा है, हमारे सभी सवालों का जवाब मिल रहा है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही है और हमें आगे क्या करना चाहिए इसका क्लियर पाथ दिख रहा है, तो आपके पास आता है। दूसरा ये टैकल करना होता है, जब आपके पास कोई दूसरा बीएमएस एमएस ऑप्थेल्म भी आ जाए, एमबीबीएस एमएस डीओएमएस आ जाए, बहुत सारे डीओएमएस होते हैं, डिप्लोमा वाले होते हैं, ये आ जाए। बहुत सारे जगह पे तो ऑप्टोमेट्रिस्ट अभी ये प्रैक्टिस डाल के बैठे हैं, चश्मे वाले भी ये सब करते हैं। तो ये सब जगह मार्केट में चलने ही वाली ये चीजें, इसमें कोई अभी हम ऐसा बंधन नहीं डाल सकते कि इसको खत्म नहीं कर सकते, ये चीजें चलने ही वाली है। तो आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करना है और उस पर डटे रहना है, अवेलेबल रहना है, पेशेंट को सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करना है, आपके पास आपका ओपीडी बढ़ने वाला है। सर ने इस पे बहुत अच्छा बताया है। इस पे एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि सर ने जैसे बोला कि हम लोग पेशेंट को काउंसलिंग कैसे करते हैं, तो जो भी व्यूअर्स हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग जब भी पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो आप लोग, हम लोग जब बोल के बात करते हैं ना, तो ये कैसा है कि अभी मेडिकल के बहुत सारे ऐसे टर्म्स है बाकी लोग समझ जाएंगे, अभी हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हम लोग समझ जाएंगे मगर पेशेंट नहीं समझेगा। तो कभी भी क्या करना है, एक पेपर पे लिख के डायग्राम के साथ में जब बताओगे ना, वो चीज ना दिमाग में बैठता है। ये आप थोड़ा सा ट्राई करो, आपको समझ में आएगा कि पेशेंट को चीज समझ में आता है। जब आप पेशेंट को कोई चीज भी समझाना है तो अपना एक पेपर लो प्लेन, उस पर हर चीज में लिख के डायग्राम के साथ में जब बताओगे ना, तो उसको चीज समझेगा। और अपने पास अभी नेट अवेलेबल है, कोई चीज बहुत अच्छे से अगर समझाना है तो उसको वीडियोस दिखाओ या फिर इमेज दिखाओ कि हम लोग ये प्रोसीजर यहाँ पे करने वाले हैं, तो इससे उनको जो उनके मन में जो बहुत सारा डाउट है वो क्लियर होगा, वो वहां पे देखेंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये भी एक चीज हम लोग को प्रैक्टिस में लाना चाहिए। सर थोड़ा सा एक चीज और पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपके इनकम के बारे में पूछना चाहता हूँ कि अभी आपको स्टार्ट करके 1 साल हो गया है। स्टार्टिंग में तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास पेशेंट फ्लो उतना नहीं होता है, वो जो फेज था उसको आपने किस तरीके से मैनेज किया? जैसे अभी आपके पास स्टाफ भी होंगे, आपका जो जगह है कुछ वहां का भी इन्वेस्टमेंट है, कुछ मशीन आपने कुछ ईएमआई पे लिया होगा जैसे आपने बताया, तो ये सब चीज स्टार्टिंग में तो उतने पेशेंट होते नहीं है। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस को जो स्टार्टिंग का जो 5-6 महीना होगा, जो आपका वेटिंग पीरियड होगा या फिर स्ट्रगल फेस होगा, उसको आपने किस तरीके से मैनेज किया? और अभी का आपका जो करंट इनकम है मंथली, उसके बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि सचमुच में एक बीएमएस पर्सन अगर एमएस करके ऑप्थेल्म का प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो वो भी एक अच्छा अर्निंग कर सकता है। देखो मैं जब अपना इंटरेक्शन शुरू हुआ है तभी से कह रहा हूँ, एक चीज बार बार बोल रहा हूँ कि ये आमतौर पर जैसा हमारा कोई भी बिजनेस, हमारा स्टार्टअप होता है, तरह से भी ये चीज है। जैसा कि आपका शुरुआत में ही आप बहुत कम लोग होते हैं जिनकी खुद की जगह होंगी, तो बहुत सारे को रेंटेड ही लेना पड़ेगा। उसके बाद जो इंटीरियर होता है, थोड़ा बहुत बेसिक तो सबको करना ही होता है, उसमें एडवांस आप कर सकते हो, अच्छा सिटी के हिसाब से, क्राउड के हिसाब से, आपको कितना पैसा है आपको उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीजें तो सबको करना है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट सबको लेना है। तो इसके लिए जो खर्चा आपको आता है, उसके बाद 1 साल के बाद मैं इतना ही कह सकूंगा कि आप लॉस में नहीं होते हो, ठीक है। आप स्टाफ का पगार भी दे सकते हो, आप खुद का गुजरान भी उसमें, जैसा कि आप जॉब करते जितना कमाएंगे उससे ज्यादा तो उसमें आप खुद को फील सेटिस्फाई पाएंगे कि हाँ मैं इसमें लॉस में नहीं हूँ, मैं रेंट का जो अमाउंट है वो भी दे पा रहा हूँ, स्टाफ का पेमेंट भी दे पा रहा हूँ, इसका ईएमआई भी जा रहा है। थोड़ा थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड में स्टार्टिंग में रहेगा तो आपको आपके खुद के खर्चे कम करने होंगे। जैसे कि कॉलेज टाइम में हम मन में आया घूमने चले गए, तो आपको आपकी 365 डेज में से 360 डेज बैठना ही होगा। 5 डेज आपके हम हेल्थ का बहुत इमरजेंसी समझेंगे। ये 360 का रूल अगर आप फॉलो करते हो ईयर में, कि फर्स्ट प्रैक्टिस के 360 डेज, 365 डेज में से 360 डेज, उसके आगे और होते हैं 5 डेज तो बेस्ट ही है, लेकिन 360 डेज अगर आप वहां पे बैठते हो तो आपका ईएमआई का खर्चा जाके आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन आप अगर वही स्टूडेंट हमारे पीरियड के इसमें अगर रहेंगे, वही घूमने वाले, वही जाने वाले, देखो हर समय हर चीज करनी होती है, तो जैसे नए प्रैक्टिस हम डालेंगे तब हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन खुद के ऊपर डालने पड़ते हैं, जैसे कि जो हमारा थोड़ा सा खर्च कम कर सकेंगे, जैसे कि बहुत सारे काम हम खुद ही कर सकते हैं, उसके लिए कोई और नया अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा फार खर्चा का जो
इनकम और आउटकम इसका बैलेंस अगर आप करेंगे तो आप लॉस में नहीं होगे। और अभी सर ने पूछा कि आपका कैसा है, तो मैं वही कि लॉस में कोई नहीं है। अच्छा, अभी मैंने मेरे हॉस्पिटल के लिए एक जगह भी ली है नहीं, तो इससे आप सर इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर। फिर भी एक थोड़ा सा एक अमाउंट रफली मंथली हम लोग कितना अभी आप अर्न कर रहे हैं, थोड़ा सा ये संख्या पेशेंट की कितनी ओपीडी है रोज की, उसके ऊपर आपके केसेस कितने होते हैं, इसके ऊपर पूरा डिपेंड है। लेकिन आप जितना जनरल प्रैक्टिस या मेडिसिन की प्रैक्टिस से कमाते हो उससे ज्यादा ही कमा लेते हैं। ओके, तो ऐसा सर कोई इनकम टैक्स का रेट नहीं होगा, आप बता सकते हो खुल के? ठीक है, चलेगा सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। और किसी को अगर कोई सवाल पूछना होगा तो पूछ सकता है। सर दूसरा मुझे पूछना था कि आपका जो ओपीडी है, एक बार थोड़ा सा आपका ओपीडी का सेटअप दिखा दीजिए, तो क्या स्टूडेंट्स को भी आइडिया रहेगा कि एक बीएमएस पर्सन ये चीज कर सकता है। तो आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा सर बता दीजिए कैसे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ये मैंने एक थोड़ा एडवांस स्लिट लिया है जिसके ऊपर आप पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जो हम एग्जामाइन करते हैं तो कैटरेक्ट कितना बड़ा हुआ है, कैसा हुआ है, ये सब हम एग्जामाइन करके उनको बता सकते हैं जूम करके। ये स्लिट के साथ आया हुआ एक स्क्रीन है। ये तो मेरा ओपीडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीसीटीवी में, यहाँ पे ओटी का सेटअप आपको दिख रहा है। ये विजन चार्ट है। साथ में ही ऑप्टल में बहुत सारी जगह पे ये ऑप्टिकल शॉप होता है, तो आप ये ऑप्टिकल शॉप आपको दिखेगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। एक अभी लोग बोलते हैं कि बीएमएस करने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो हम लोग डार्क फेस में जी रहे हैं ना, तो उसका एक एग्जांपल है। देखिए सर ने इतना अच्छा सेटअप अपना बनाया है। इनका बीएमएस हुआ, 1 साल का इनका वेटिंग पीरियड था, इन्होंने अपना खुद का सेटअप स्टार्ट किया है। और आप लोग देख सकते हो कि सेटअप इनका कितना अच्छा है। साथ में इनका ओटी भी है। सर अभी ओटी थोड़ा सा दूर है तो वहां पे नहीं गए सर, सीसीटीवी में उन्होंने दिखाया। तो ये जो हमारा जो सीरीज है ना, जब प्रैक्टिकल टॉक, इसके माध्यम से मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग बीएमएस करने के बाद आगे क्या करें, जिनके दिमाग में ये है कि हम लोग खाली 40-50 हजार रुपए कमा सकते हैं, ये खास करके उनको जगाने के लिए। और इस प्लेटफॉर्म से हम लोग ट्राई करेंगे कि उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करेंगे जिसको देखने के बाद आपके मन में एक पिक्चर होगा कि हम लोग भी ये चीज स्टार्ट करें। मेन इस प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य ये है। तो आप लोग जितने लोग भी डार्क फेस में जी रहे हो कि हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर हमारे जो रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे तू बीएमएस की है, क्या कर लेगा, तो ये जो आंसर है वो उनको यहां से मिलेगा। जब आप लोग ये सब इन लोग जो अभी जैसे स्वप्निल सर है, अभी और भी लोगों को मैं इन्वाइट करूंगा। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा गायनेक पे होगा, मेडिसिन पे होगा, जब मैं इन सबको इन्वाइट करूंगा, आप लोग देखोगे इनका सेटअप, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगा कि ये चीज हम लोग भी बना सकते। तो मेन हमारा जो द प्रैक्टिकल टॉक का उद्देश्य है वो ये है, आप सब लोगों को जगाना। जो ये सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते, अपने एक लिमिटेशन में हम लोग रुक गए, तो इस लिमिटेशन को तोड़ना है। तो इसी के साथ हम लोग अभी अलविदा लेते हैं। सर थोड़ा सा गाइड कीजिए, और कुछ आगे कुछ रहेगा तो आप लोग सर से पूछ सकते हैं। सर का जो चैनल, सर का जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उन पे उनको मैसेज करके आप जो भी बाकी का डाउट रहेगा पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, आप आए, आपने इतना अच्छा गाइड किया। मेन सबसे पहले आपने जो अपना ओपीडी दिखाया, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि एक बीएमएस पर्सन इतना बड़ा सेटअप स्टार्ट कर सकता है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से सवाल पूछते हैं, सर हम लोग कितना अर्निंग कर सकते हैं, सर हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो ये जो और क्या कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल है सर। तो आप लोग देखिए, सीखिए। सर को बुलाने का मेन मकसद यही था कि आप लोगों को भी समझ में आए कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही है, आप लोगों को जगाना। जो एक डार्क फेस में जी रहे हैं, जो अपने आप को उतने अच्छे से डिस्कवर नहीं कर पाए, तो ये सीरीज के थ्रू हम लोग उनको जगाएंगे।
थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना होगा, किसी एक फ्रेंड समझकर आप मुझे बोल सकते हो, पूछ सकते हो। जो मेरी तरफ से आपको जानकारी, मेरी तरफ से जितना है उतना मैं देने का जरूर प्रयास करूंगा। आप मुझ तक नहीं पहुंच पाए, आपका मैसेज मुझे नहीं मिला, मुकेश सर से आपने पूछा और मुकेश सर के वहाँ भी कोई सवाल आता है तो मैं जरूर उसका आंसर देने का प्रयत्न करूंगा। इसके अलावा आपको अगर आप एडमिशन चाणक्य में ले लेते हो और आपको फिर कहाँ पे ज्वाइन करना है, कैसे सीखना है, ये सभी के रिलेटेड भी जो कुछ सवाल होंगे उसके रिलेटेड भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप ये इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करो, वहां पे मैसेज करो, या पर्सनल में नंबर मुकेश सर से लेके वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मुकेश सर ने आज मुझे आपसे मिलने का ये मौका दिया, अच्छी बातें हुई, बहुत सारे जो मेरे भी मन में बहुत सारे दिनों से पता था कि मुझे भी बोलना है किसी दोस्तों से, सो मैंने बोल पाया। और इससे मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि ऐसे प्रैक्टिकल बातें मैंने भी सुननी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए और लोगों का सुनना चाहिए। और इसके आगे भी मौर्य पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिकल टॉक्स होंगे ये मैं भी जरूर अटेंड करने का प्रयास करूंगा ओपीडी खत्म होने के बाद। इससे हमें भी सीखने को मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश सर के प्रैक्टिकल टॉक हर साल होते रहेंगे, तो 3, 4, 5 साल बाद अभी देखने वाले भी उसमें गेस्ट लेक्चरर हो सकते हैं। आपको सबको बहुत सारे मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और आपको धन्यवाद, गुड नाइट कहकर रुकता हूँ। थैंक यू।